नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम्स के लिए जीके जीएस के मिनी मॉक टेस्ट इस चैनल पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। आज इसका यह टेस्ट नंबर 1 है। दोस्तों, हमारी कोशिश ये है कि अगले 40 से 42 दिनों में लगभग 100 मॉक टेस्ट आप सभी लोगों को करवा दिए जाएँ विस्तृत व्याख्या के साथ, जिससे आपके अंदर जो जीके जीएस का डर है वह खत्म हो जाए और आप जो है कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देने जाएँ और अच्छा प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, इस मिनी मॉक टेस्ट को अप्रोच करने का एक तरीका है कि आपको सबसे पहले खुद से उत्तर देना है और उसके बाद जब हम इसका जो है आंसर बताएं और इसकी विस्तृत व्याख्या बताएं तो आपको ये कैलकुलेट भी करना है कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। लास्ट में आपको जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो कितने सवाल सही हुए हैं इनको ज़रूर बताना है। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है। तो हम क्लास को जो है शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। हमारी क्लास का पहला सवाल है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बताइए, कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में पाया गया है? बालाथल, खांडिया, धौलावीरा या मांडा? बताइए। तो दोस्तों, इसमें धौलावीरा जो है ये गुजरात में पाया गया है। इसके अलावा गुजरात का एक अन्य जो हड़प्पा स्थल है उसको लोथल के नाम से जाना जाता है। लोथल, ठीक है। यह एक गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है और एक बंदरगाही जो है क्षेत्र था उस समय हड़प्पा काल में। दोस्तों, धौलावीरा के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसे जो है 2021 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी खोज किसने किया था? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी। जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अच्छा, कब की गई थी? तो 1967-68 के आसपास। ठीक है, 1967-68 में जो है जगतपति जोशी के द्वारा इनकी खोज की गई थी। दोस्तों, सवाल यहाँ से एक तरीके से और पूछे जाते हैं, अन्य हड़प्पाई स्थल जो हैं वह कहाँ कहाँ हैं उनसे भी सवाल बनते हैं। जैसे एक तो हड़प्पा ही खुद है जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा है, हड़प्पा। दूसरा है मोहनजोदड़ो। अच्छा, ये दोनों हड़प्पाई स्थल वर्तमान में कहाँ पर हैं? तो ये दोनों पाकिस्तान में हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अच्छा, यहीं से एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। एक आपसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वृहत स्नानागार। वृहत स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य हड़प्पाई स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा यह कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। और एक है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा में है। ठीक है। भारत में जो हड़प्पाई स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह राखीगढ़ी ही है, हरियाणा का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, एक अन्य हड़प्पाई स्थल है चन्हू दड़ो। ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? बताइए। जो चीज़ें आपको दी गई हैं, कृतियाँ दी गई हैं, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक हैं वराहमिहिर। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? वराहमिहिर। और इनमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो त्रिकोणमिति का जिक्र किया गया है। त्रिकोणमिति का जिक्र किया गया है। दोस्तों, कुछ अन्य कृतियां भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो कौटिल्य की है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो राजनीति की जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादातर जिक्र किया गया है। इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये भी बहुत पूछी जाती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है। अच्छा, पाणिनि को किसका ज्ञाता माना जाता है? तो व्याकरण का ज्ञाता माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, व्याकरण का ज्ञाता माना जाता है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलने के दौरान हो गई थी? बताइए, इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते वक्त हो गई थी? तो दोस्तों, इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वह चौगान खेलते हुए हो गई थी। अच्छा, यह कब हुई थी? तो 1210 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर इनकी जो कब्रगाह भी है ये भी आपको ध्यान रखना है।
कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्रगाह कहाँ पर है? तो ये लाहौर में अवस्थित है। अच्छा, इन्होंने जो है दिल्ली में एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने, यहाँ पर लिख देते हैं, इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम जो है का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, ये किसके स्थान पर बनाई गई थी? पहले यहाँ पर विष्णु मंदिर था, उसके बाद जो है यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का, बहुत बार ये भी पूछा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अच्छा, इन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण चीज का निर्माण करवाया था, आप सभी लोगों को पता होगा, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये चीज़ तो आपको याद होगी, पता होगी किसने निर्माण करवाया था, लेकिन किसकी याद में निर्माण करवाया था? तो किसकी याद में निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काखाकी की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है, हो सकता है आगे ये सवाल पूछ लिए जाएं। अच्छा, इसकी कुछ उपाधियां थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इसको लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त थी, लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? तो लाखों का दान करने वाला। इसकी एक अन्य उपाधि थी कुरान ख्वां। कुरान ख्वां की उपाधि किसकी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। यानी कि सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ने वाला इसे कहा जाता था, कुरान ख्वां। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल बन सकते थे। दोस्तों, हो सकता है कि सवाल रिपीट ना हो, लेकिन उनका जो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा निश्चित तौर पर वहाँ से सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और जब हम 100 मॉक टेस्ट पूरे लगा लेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा जो है संकलन होगा, और आप उसको बार बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत सारे सवालों को सही करके आएंगे, है ना। चलिए, हमारा अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या था? जॉन कंपनी। ठीक है, जॉन कंपनी। अच्छा, यहाँ से एक सवाल बहुत ज़्यादा बनता है कि यूरोपियों का भारत में आगमन जो हुआ उनका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आए थे? तो आए थे डच, फिर अंग्रेज आए थे। ठीक है, फिर अंग्रेज आए थे। फिर उसके बाद कौन आया था? फिर डेनिश आए थे। उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी 1498 ईस्वी में। ये चीज़ आपको पता ही होगा। वहीं पर अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब? 1492 में, 1492 ईस्वी में। और वहीं पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और वहीं पर न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये तस्मान के द्वारा की गई थी। तस्मान, जो कि कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का निवासी था। दोस्तों, ये वाले सारे सवाल जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए। हमारा अगला सवाल, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? बताइए, भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा 1505 में किस किले का निर्माण करवाया गया था? तो उस किले का नाम है, बताना है आपको, क्या है? सेंट एंजेलो फोर्ट। उसका नाम क्या है? सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण जो है वो पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, वो पहला पुर्तगाली वायसराय था कौन? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आपको ऐसे ध्यान रखना है, डी अल्मीडा। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको निर्मित करवाया गया था। चलिए, हमारा अगला सवाल,
भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय, सांप्रदायवादी, अल्पतंत्री या संसदीय? तो आप सभी लोगों को पता है भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। इसको हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ठीक है। अच्छा, इसको हमने ये भारत में कब से लागू होती है? तो 26 जनवरी 1950 से भारत में जो है संसदीय प्रणाली लागू होती नजर आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, संसदीय प्रणाली की एक मुख्य विशेषता होती है, इसमें जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। संसदीय सरकार का मुख्य जो नियम होता है उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? मतलब कोई लोक सेवक जो है वो क्या नहीं बन सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोक सेवक का मतलब समझ लेना है। लोक सेवक का जो अर्थ होता है कोई सरकारी अधिकारी जिसे सरकार ने नियुक्त किया हो उसके कार्य वगैरह चीज़ों को करने के लिए। तो ठीक है, वो क्या नहीं बन सकता है? तो सांसद नहीं बन सकता है। अगर वो सांसद बनता है तो अपने पद वगैरह से इस्तीफा देना पड़ता है। बाकी विश्वविद्यालय का उपकुलपति बन सकता है, वह मंत्रिमंडल का सचिव बन सकता है, और किसी केंद्रीय मंत्री का जो निजी सचिव है वह बन सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों एमएन राय के द्वारा रखा गया था। और कब रखा गया था? तो 1934 में। कब रखा गया था? 1934 में रखा गया था। उसके बाद जो है जो दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें जो है संविधान सभा के बारे में बात की गई थी, जिक्र किया गया था। लेकिन इसी को संविधान सभा को किस मिशन के तहत जो है स्वीकार किया गया था? संविधान सभा को स्वीकार किसके तहत किया गया था? तो वो स्वीकार किया गया था क्रिप्स मिशन के तहत। क्रिप्स मिशन के तहत। और ये क्रिप्स मिशन कब का है? तो 1942 का है। ठीक है, इसमें स्वीकार किया गया था। लेकिन संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? गठन किसके तहत किया गया था? तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब का है? तो यह 1946 का है। आप सभी लोगों को पता है भारत की संविधान सभा कब गठित हुई थी? 1946 में गठित हुई थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है आपको। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान परिषद के प्रति जवाबदेह होती है। गलत है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भी गलत है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उपराष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती है। यह भी गलत है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यह बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है राज्य स्तर पर, मंत्रिपरिषद का, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 163 में। किसमें? अनुच्छेद 163 में जो है उसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, ये जो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, इसका उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 164(2) में। किसमें? आर्टिकल 164(2) में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय या फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो बताइए किस देश में संघीय सरकार की प्रणाली जो है लागू नहीं है? यूएसए में लागू है, ऑस्ट्रेलिया में लागू है, भारत में लागू है, चाइना में यह लागू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक पार्टी की सरकार है और वहाँ पर साम्यवादी सरकार है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? जब आप वायुमंडल में देखते हैं गैसें हैं, धूल के कण हैं और छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, उनका एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है आकाश गंगा। क्या कहलाएगा? तो वह आकाश गंगा कहलाता है। ठीक है, चलिए
दोस्तों आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है? तो शुरुआत में जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके बादल विशाल बनते हैं, फिर संकुचन के बाद धीरे धीरे निहारिका का निर्माण होता है। और हमारी पृथ्वी की जो आकाशगंगा है, मिल्की वे है, उसकी आकृति कैसी है? तो सर्पीलाकार है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, सर्पीलाकार। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए, काली, लैटेराइट या शुष्क या कछारी? तो दोस्तों गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कछारी मिट्टी की जो है प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसके आसपास की जो नदियां हैं, इनसे प्रतिवर्ष आसपास के क्षेत्रों में जो है जल पहुंच जाता है, जिससे वहां पर कछारी मिट्टी या फिर नवीन जलोढ़, अगर आपसे नवीन जलोढ़ पूछ लिया जाए तो नवीन जलोढ़ को भी ध्यान रखिएगा, नवीन जलोढ़ बनती है और यह उपजाऊ मृदा होती है। उपजाऊ मृदा होती है, जहाँ पर प्रतिवर्ष नदी का पानी पहुँचता है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह उपजाऊ मृदा होती है। और जहाँ पर प्रतिवर्ष नदी का पानी नहीं पहुँचता है वह जो है पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, जिसे हम बांगर मृदा कहते हैं। बांगर मृदा कहते हैं, यह अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है। ठीक है, लेकिन इसी नवीन जलोढ़ को एक अन्य नाम देते हैं खादर। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर खादर नाम दे दिया जाए तो भी आपको यही टिक करना है। अच्छा, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्कन के क्षेत्र में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और लेटेराइट मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे दक्षिण भारत में केरल वगैरह के क्षेत्र में जो है लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है, क्योंकि वहाँ से पानी के द्वारा लिंचिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। शुष्क मृदा कहाँ पर? ऐसे क्षेत्रों में जहाँ शुष्कता अधिक होती है, जैसे लद्दाख वगैरह के क्षेत्र में, वहाँ पर शुष्क मृदा पाई जाती है। चलिए, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का या कृत्रिम पत्थर का? तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण माना जाता है। आग्नेय चट्टानें कैसे निर्मित होती हैं? दोस्तों सबसे पहले जब पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है वो तरल अवस्था में होता है, और जब वह सतह पर आ जाता है तो लावा कहते हैं उसे, और जब वह सतह पर फैल के एक चट्टान के रूप में निर्मित हो जाता है तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर है? बताइए, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर है? तो दोस्तों इसमें हुगली नदी के पूर्वी तट पर कौन सा है? कोलकाता शहर है, क्योंकि हुगली नदी कहाँ पर बहती है? तो पश्चिम बंगाल में बहती है। वहीं पर गंगटोक नदी जो है गंगटोक जो है किस नदी के तट पर है? तो ये है रानीचू नदी के तट पर, रानीचू नदी के तट पर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर कटक जो है ये किस नदी के तट पर है? तो ये महानदी के तट पर है। कटक कहाँ का शहर है? तो ये उड़ीसा का शहर है। ठीक है, और चेन्नई जो है किस नदी के तट पर है? जो चेन्नई के उत्तर में जो नदी बहती है उसे कहा जाता है कूवम, ये उत्तरी क्षेत्र में बहती है। और वहीं पर एक दक्षिणी क्षेत्र में बहती है अडयार नदी, अडयार नदी यह जो है दक्षिणी क्षेत्र में बहती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, ब्लू मून क्या है? बताइए, महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम या चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो दोस्तों ब्लू मून होता क्या है आपको ये समझ लेना है। जैसे एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है उसको क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो अंतराल होता है पूर्णिमाओं के बीच का वह 31 दिनों से कम का हो जाता है। और एक अन्य फैक्ट यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है, ब्लू मून ईयर किसे कहा जाता है? ब्लू मून ईयर, ब्लू मून ईयर किसे कहा जाता है? तो ब्लू मून ईयर उसे कहा जाता है जब एक वर्ष में ऐसी घटना 2 बार हो जाए, यानी कि 2 महीनों में ऐसी घटना हो कि जिसमें ब्लू मून की घटना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्लू मून ईयर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं? बताइए। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स के सवाल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, संक्षेप में सतही जानकारी है कि आपको ज़रूरत है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है? तो कौन सा है? तो उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय कौन सा है? बीमा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद
बराबर रिक्त स्थान भागे श्रम होता है। यानी कि अर्थशास्त्र में हम औसत उत्पाद निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम करते हैं जो कुल उत्पाद होता है उसको हम जब श्रम से भाग दे देते हैं तो उसमें क्या निकल के आ जाता है, तो औसत उत्पाद निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल उत्पाद। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल, जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब औसत उत्पाद क्या होता है, ह्रासमान दर के साथ गिरता है, बढ़ना जारी रहता है, स्थिर रहता है या गिरना जारी रहता है। तो दोस्तों जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तो औसत उत्पाद क्या हो जाता है, वह बढ़ना जारी रहता है। ठीक है, क्या होगा, बढ़ना जारी रहता है। चलिए हमारा अगला सवाल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना है कि गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है इसका मतलब समझते हैं, ये क्या है, कौन सा त्यौहार है। दोस्तों चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष होता है, चैत्र मास की का जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, इसकी जो पहली तिथि होती है उसी को जो है गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से हिंदुओं का जो है वो नया दिन शुरू होता है। हिंदू नववर्ष जो होता है इसी दिन से शुरू होता है, आपको ऐसे समझ लेना है। हिंदू नववर्ष जब से शुरू होता है उसी दिन गुड़ी पड़वा को जो है मनाया जाता है। और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि या युगादि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे उगादि या युगादि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, तो उड़ीसा में जो है उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप इसके तट को देखेंगे तो इसके तट पर आपको उत्कल तट देखने को मिलेगा। उत्कल तट कहाँ पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा के क्षेत्र में। और उसके थोड़ा सा पास में जाएंगे तो आपको उत्तरी सरकार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उड़ीसा का प्राचीन नाम जो प्राचीन काल से मध्यकाल तक था उसका नाम क्या था, कलिंग। अगर आपसे पूछा जाए कलिंग जो है किस राज्य के बारे में है, इंगित करता है तो उड़ीसा के बारे में है। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जो भागीरथ वंश के राजा थे, भागीरथ वंश के जो राजा थे ओड्र, इनका नाम क्या था, ओड्र, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और यह ओड्र शब्द जो है संस्कृत के ओड्र से जो है बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किसी चीज़ का जो है आविष्कार किया था, बताइए। अल्फ्रेड नोबेल का जो जिनके नाम पर आविष्कार ये पुरस्कार का नाम रखा गया है, उन्होंने किस चीज़ की खोज किया था, कंपास की, पेनिसिलिन की या डायनामाइट की या नाइट बल्ब की, बताइए, लाइट बल्ब की। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इन्होंने यह आविष्कार कब किया था, तो ये 1867 में, कब किया था, 1867 में जो है आविष्कार किया था। यह कहाँ के निवासी थे, तो ये स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के, स्वीडन के। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों यह जो है द हेग में है। ये कहाँ पर पड़ता है, तो नीदरलैंड में पड़ता है द हेग। ठीक है, अच्छा इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193 सदस्य देश हैं इसमें। अच्छा इसका जो है गठन कब हुआ था, तो इसका जो है गठन कब हुआ था, तो 1945 में। कब हुआ था, तो 1945 में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, तो 1920 में भाग लिया था। ठीक है, और वहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये 1920 में जो ओलंपिक खेल हुए थे ये कहाँ पर हुए थे, तो बेल्जियम में हुए थे। कहाँ पर, बेल्जियम।
अगर आपको एक स्थान और दे दिया जाए, बेल्जियम का एक स्थान था खास, उसको कहा जाता है एंटवर्प। एंटवर्प, तो एंटवर्प में हुआ था, जो कि कहाँ पर स्थित है, बेल्जियम में। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय जो है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश के कहाँ पर, कडप्पा शहर में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा शहर में जो है यह अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो है भारत सरकार के द्वारा जो पुरातात्विक महत्व की प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, इनके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान, एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। दोस्तों एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सूरसागर नामक कृति लिखी है और उसमें कृष्ण की महिमा का जो है गायन किया है। और ये जो हैं जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। यह किस लेखक के बारे में बात की जा रही है? तो दोस्तों किस लेखक के बारे में बात की जा रही है? तो सूरदास के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ भी हैं। एक है सूर सारावली, एक है साहित्य लहरी, और एक सूरसागर है ही, आप सभी लोगों ने देखा ही है। लेकिन इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है, सबसे प्रसिद्ध जो कवि है, कृति है, वह है सूरसागर। सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? तो सूरसागर ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को लगभग अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपडेट की जाएगी, आप उससे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ। दोस्तों हमारी यही कोशिश है कि आपको फ्री में सारी चीज़ें जो है कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए। और बस आपका छोटा सा सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट के बिना इतना आसान नहीं होता है सारी चीज़ें करना, क्योंकि आपका यह सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कारण बनता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। धन्यवाद।